मुझे ये कैसे पता, कैसे मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये धूल उसी मिट्टी की है जिसका रिश्ता सहारा की बंजर जमीन से है। जियोलॉजी में इस बात का जवाब है। एक टर्म है फिंगरप्रिंटिंग ऑफ द डस्ट, जिसमें दो अलग जगहों की मिट्टी में मौजूद वो रेयर एलिमेंट्स मैच किए जाते हैं, जिससे ये पता लग सके कि ये दोनों तरह की मिट्टी एक दूसरे से किस हद तक मेल खाती है। और ऐसे ही बहामास की उन गुफाओं में मिली धूल के कुछ खास तत्व सहारा की मिट्टी से मेल खाते हैं, जिनसे यह तय हो जाता है कि ये धूल सहारा की उसी मिट्टी से बनी हुई है जो हजारों सालों से खुले आसमान के नीचे तेज धूप में पक रही है। लेकिन ऐसा आखिर हुआ कैसे? कैसे हजारों मील दूर ये मिट्टी बिना किसी जरिए के इतना लंबा सफर तय कर सकती है? तो इसका जवाब है हवा। हवा जो इस रेगिस्तान में रोज बहती है, इस जोर से आगे खिसक कर केवल कुछ मीटर का सफर तय करने में पूरा दिन लग जाता है। लेकिन यकीन कीजिए, ये रफ्तार धरती पर सहारा में सबसे ज्यादा है। तो क्या ये रेत उड़कर हजारों मील का सफर तय करती है? जी नहीं, रेत इस सफर के लिए बहुत भारी है, लेकिन ये खुद के साथ मिली हुई वजन में इससे कहीं हल्की और बारीक धूल को वेस्ट की तरफ धकेल देती है। रेत के कण जब सख्त जमीन पर हवा के साथ तेजी से टकराते हैं तो मिट्टी टूटकर बारीक धूल में बदलती है और उड़कर उस सफर का हिस्सा बन जाती है, जिसमें कुदरत धरती के कोने कोने में हवा के जरिए पोषण को बिखेरती है। जमीन के बड़े बड़े टुकड़े कैसे लंबे समय तक धीरे धीरे टूटकर महीन धूल में बदलते हैं और हवा के जरिए उड़कर हजारों मील दूर चले आते हैं। ये प्रोसेस वाकई हैरान करती है। नासा की सैटेलाइट्स ये मेजर कर चुकी हैं कि हर रोज करीबन 5 लाख टन धूल सहारा की जमीन से उठकर वेस्ट की तरफ अपना सफर शुरू करती हैं, जिसमें से कुछ बहामास की उन गुफाओं में जाकर बैठती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा अमेज़न में जाकर गिरता है और धरती के लंग्स कहे जाने वाले इस समूचे जंगल को पोषण देता है। यानी कि जितनी देर में आप अपनी नींद पूरी करके उठते हैं, उतनी देर में करीबन 1.5 लाख टन धूल हवा में मिलकर सहारा से एटमॉस्फेयर में ऊपर उठती है, जिसमें से करीब 30,000 टन धूल अमेज़न में बरस जाती है। और ये सब इतनी शांति से होता है कि इसका हमें पता तक नहीं लगता। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये धूल सिर्फ इन्हीं जगहों पर गिरती है, बल्कि अगर हम पूरी दुनिया के मैप में देखें तो इससे हमें इंसानी सभ्यता के इतिहास का पता चलता है। हवा के जहाज पर सवार पोषक तत्वों से भरी ये धूल हजारों सालों से धरती की कई जगहों पर गिरती रही, जैसे कि अमेरिका के मैदानी इलाके, पूरे रूस, मध्य यूरोप, चीन और भारत। और इतिहास गवाह है कि इन्हीं जगहों पर सबसे महान सभ्यताएं पनपी, क्योंकि धूल ने वहां की मिट्टी की ऊपरी परत को इतना उपजाऊ बना दिया कि इंसान उसमें फसलें उगाकर अपना पेट भर सके, जबकि बाकी जगहों पर मौजूद सभ्यताएं खाने की कमी को लेकर वक्त में खत्म होती गईं। अगर हवा सूखी झीलों के पोषण को अपने साथ बहाकर सभ्यताओं को भोजन करा सकती है, तो सोचिए कि ठोस बर्फ क्या कर सकती है। बर्फ के ग्लेशियर जो कि कठोर चट्टानों पर चलते हुए कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारा सांसें भरना और भी आसान हो जाता है। पर्वतों पर विशाल मात्रा में जमा बर्फ का ढेर जब अपने ही वजन के कारण पर्वतों की ढलानों से नीचे खिसकने लगता है, तो धीरे धीरे चलते हुए बर्फ के इस ढेर को हम ग्लेशियर कहते हैं। लेकिन ग्लेशियर का हमारे इस वीडियो से क्या लेना देना? आइए पहले ही जानते हैं कि खरबों टन वजनी तेजी से आगे बढ़ता हुआ ग्लेशियर अपने नीचे मौजूद चट्टान के साथ क्या करता है। जब खरबों टन वजनी बर्फ का खंड कठोर चट्टान के सीने को रगड़ता हुआ आगे बढ़ता है, तो इस चट्टान को मानो खोदते हुए चलता है। चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े टूटकर तलछट और पत्थरों के रूप में ग्लेशियर के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। अगर आप सच में किसी ग्लेशियर के पास जाकर आवाजें सुनने की कोशिश करेंगे, तो चट्टानों और बर्फ के टूटने की आवाजें
आपको सुनाई देंगे।